अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जितने हम एडवांस होते जा रहे हैं उतनी हमारी बीमारियां भी एडवांस होती जा रही हैं। पीसीओएस का तो हमने बहुत जिक्र सुना है, लेकिन अब एक नई टर्म आ गई है पीएमओएस। ये क्या चीज़ है, क्या बला का नाम है? आज तक तो पीसीओएस से ही निपटा नहीं जा रहा था। जितनी भी मोटापे की जड़, बेऔलादी की जड़, पीसीओएस को ही समझा जाता था। लेकिन अब एक नई चीज़ जो है पीएमओएस भी आ गई है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबैका जॉर्ज। चलते हैं उनके जानिब और उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। पहले तो हमें बताएं पीएमओएस होता क्या है और फिर इसकी वजूहात की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीएमओएस क्या चीज़ आ गई है? बेसिकली आप पॉलीमेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम्स, बेसिकली ये पीसीओएस की ही टर्म है। बट इसमें पहले हमें लगता था कि सिर्फ ओवरी में सिस्ट होने की वजह से ये होता है, बट इट इज़ ऑल ओवर बॉडी सिंड्रोम्स। इसमें आपके हार्ट रेट्स की वजह से भी हो सकता है, वेट लॉस की वजह, वेट गेन की वजह से भी हो सकता है। हार्ट की वजह से कैसे हो सकता है? जैसे आप स्ट्रेस लेते हैं और आपका एंजाइटी लेवल जब हाई हो जाता है, जब डिप्रेशन हाई हो जाता है, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसमें बेसिकली हम लोग जब ज़्यादा हाई लेवल पे एंड्रोजन रिलीज होता है बॉडी में तो ये पीसीओएस होता है। बट जब हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन ले लेते हैं और डायबिटीज़ आजकल जैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा आम है डायबिटीज़, तो उसकी वजह से भी ये काफ़ी हद तक फैल रही है। तो इसमें अब हम लोग ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि पीसीओएस सिर्फ एक ओवरियन सिंड्रोम्स है, बट इट इज़ ऑल ओवर बॉडी सिंड्रोम्स। इसकी कॉज जो है पीसीओएस है या जो आपने बताया कि हार्ट है, वेट गेन है या डायबिटीज है, मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज इसकी पीसीओएस भी हो सकती है, बट जैसे जैसे आजकल आपको पता है बीमारियां काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। आजकल की हमारी जो एक्टिविटी है और हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया, जिसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें जैसे शुगरी इंटेक्स कर रहे हैं, सारा कुछ इंटेक कर रहे हैं, तो ये उसकी वजह से ज़्यादा। अच्छा, शुगरी, मीठा, ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से मतलब क्या इंटरनल, ये पता डायबिटीज़ होती है, मोटापा होता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई बीमारियां जो है ट्रिगर होती हैं या जन्म लेती हैं? जी बिल्कुल, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है बॉडी में और वेट गेन की तरफ आप लोग जाने लग जाते हैं। और बेसिकली इट्स ये आपके हार्ट के लिए भी नहीं अच्छा, हार्ट हेल्थ के लिए। अगर आपका हार्ट ठीक होगा तो ऑल ओवर आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, जो लोग क्या ऐसी चीज़ जो हम डेली अपनी खुराक में इनटेक करते हैं जिसकी वजह से हमें ये जो मेजर मसाइल हैं जो देखने में बहुत छोटे छोटे लगते हैं लेकिन बहुत आपकी ज़िंदगी भर आपकी जान नहीं छोड़ते? एक तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, ये भी हम बहुत ज़्यादा इसकी ये भी बैकएंड पे है पीसीएस और पीएमओएस। बट बेसिकली जब हम लोग बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कर रहे होते हैं, आजकल जैसे आपको पता है जंक फूड बहुत ज़्यादा लड़कियां खा रही हैं, तो उसकी वजह से जैसे ये फैट हो गया, हाई फैट भी हमारी बॉडी के लिए नहीं अच्छा। तो जब हमारी बॉडी में फैट स्टोर होगा तो वो आहिस्ता 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 हमें बीमारियों की तरफ ले जाएगा और ये पीएमओएस की तरफ भी हम लोग जाने लग जाएंगे और पीसीओएस की तरफ भी जाने लग जाएंगे। अच्छा, पीसीओएस और पीएमओएस में क्या डाइट क्या इंटेक करनी है कि अगर किसी को ये खुदा ना खास्ता मसला शुरू हो गया, जैसे पीसीओएस का कहा जाता है कि ये लाइलाज मर्ज है? जी जी नहीं, इसको हम लोग कर सकते हैं, बट इसकी डाइट एमएनटीज ये है, मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग उसमें हाई फाइबर डाइट देते हैं और उसमें हम लोग उनको वाटर इनटेक ज़्यादा करवा देते हैं और काफ़ी उनको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उनको इनटेक करवाते हैं। हाई फाइबर डाइट क्या होती है? हाई फाइबर डाइट में हम लोग उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स दे सकते हैं और उनके अलावा आप उनको इस्पागोल इज़ अ बेस्ट उस फाइबर के लिए बेस्ट है, तो वो हम उनको रोज़ाना के बेस पे इनटेक करवा सकते हैं। अच्छा, कई ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इस सब ऑल जो है वो सूट नहीं करता बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपने छिलका पिया है तो साथ आपने ज़्यादा पानी इनटेक करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका हमारे पास ऑल्टरनेटिव होता है, हम उसको फ्रेश फ्रूट्स पे कर सकते हैं कन्वर्ट, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे आप फिशेस वगैरह आप उसमें दे सकते हैं, सारा कुछ उसमें आ सकता है।
अच्छा, क्योंकि अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो मसल्स में स्टिफनेस जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, जोड़ों में पट्टों की दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो हमें एक्सरसाइज तो हमें करनी है, लेकिन उसके साथ हमें डाइट क्या इंटेक करनी है कि हमारे मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहें? आजकल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हमारी ऑल ओवर बॉडी मसल्स के लिए, जैसे आजकल आपको पता है कि मानसून का मौसम चल रहा है तो उसमें भी काफ़ी मतलब घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, तो उसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड और सबसे उसका हाईएस्ट बेस्ट सोर्स है चिया सीड्स। चिया सीड्स आप लोग मॉर्निंग में इंटेक करें, इवनिंग में इंटेक कर सकते हैं और उसको आप कर्ड के साथ भी ले सकते हैं, फ्रूट्स के साथ भी ले सकते हैं। और इसके अलावा पंपकिन सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए। अच्छा, अगर बात की जाए चिया सीड तो हर एक की पहुंच में होता है, लेकिन बाकी जो सीड की बात की जाती है तो अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल, मैंने सुन के कोशिश की कि अच्छा चलो सीड्स पे जो है उसको भी जिंदगी का एक हिस्सा बनाया जाए, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसका ऑल्टरनेट हम क्या यूज कर सकते हैं? इसकी ऑल्टरनेट हम फ्रूट्स यूज कर सकते हैं। फ्रूट कौन सा? वेजिटेबल यूज कर सकते हैं आप अपने सीजनल फ्रूट है, जैसे आजकल वाटरमेलन था, गर्मियाँ, वाटरमेलन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर, आप उसको इनटेक कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी होगी और उसके अलावा आजकल मैंगो बट आपने स्मॉल अमाउंट में लेना होता है। अच्छा, मैंगो जो है आम खाना भी है, लेकिन जिन्हें शुगर है, अगर शुगर भी है और पीसीओएस का भी मसला है, जी, फिर किस तरह से हमने इसे ओवरकम करना है, एहतियात क्या करनी है? उसका हम लोग उसको इनटेक कर सकते हैं, बट हमें उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करके उसको इनटेक कर सकते हैं। जैसे हम उसका स्मॉल मैंगो आप ले सकते हो, बट उसके बाद आप फौरन से कुछ भी और नहीं खा सकते उसके बाद। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना कि आम के बाद कच्ची लस्सी लाजमी। जी बिल्कुल, ये तो आजकल। अच्छा, डॉक्टर्स ये नहीं मानते, वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की ना तासीर गर्म होती है ना ठंडी होती है। जी। तो फिर आप भी डॉक्टर हैं। जी। तो फिर किस तरह से आप ये कहेंगी कि हाँ गर्म होती है, या क्यों 5 कच्ची लस्सी जो है बाद में लाजम मलजूम कर दी गई है आम के बाद? इससे क्योंकि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, कच्ची लस्सी आपको पता है टॉक्सिन वगैरह हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है, तो इससे ये बेस्ट तरीका है टॉक्सिन रिमूव करने का अपनी बॉडी से। और आपको पता है आजकल तो कहते हैं कि दिन में आपको कम से कम 6 से 7 गिलास कच्ची लस्सी के पीने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, उनकी न्यूट्रिशनिस्ट जो वैल्यूज़ हैं उनको किस तरह से हमने पूरा रखना है? क्योंकि बच्चे सारा दिन खेलते हैं और खाते भी नहीं हैं। ऐसे बच्चे जो खाते हुए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उनको किस तरह का फूड जो है वो इनटेक करवाया जाए? उनके लिए पहले तो उनकी चॉइसेस होती हैं कि आप पहले देखें कि वो क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो जब आपको उनकी चॉइसेस पता चल जाएंगी तो आपने फिर उसको, जैसे अगर वो बनाना नहीं खाते तो आप उसको मिल्क में डाल के उसके अंदर आप कोई भी पाउडर वगैरह डाल के दे दें ताकि वो अच्छे तरीके से ले लें। अगर वो चावल नहीं खाते, चिकन नहीं खाते, तो आप उसकी एक स्मूदी बना के आप उनको इनटेक करवा सकते हैं। इससे उनका टेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि बहुत ही कोई नई चीज़ है, तो हमें नई चीज़ मिल गया तो वो इनटेक कर लेते हैं इजीली। अच्छा, हम लोग हेयर फॉल की बहुत बात करते हैं, स्किन की बहुत बात करते हैं, लेकिन नेल्स जो हैं वो बिला वजह के टूट जाना, उनकी ग्रोथ ना होना, ये किस चीज़ की कमी की इंडिकेशन है और हमें इसका हल क्या करना चाहिए? ये जिंक की कमी की वजह से है और कैल्शियम की वजह से भी है, और आजकल लड़कियों में वैसे भी कैल्शियम की और आयरन की और जिंक की वैसे ही बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। तो जब आप बॉडी में कैल्शियम, जिंक और आयरन एडिकेट अमाउंट में लेंगे तो आपकी बॉडी में ये बिल्कुल भी नहीं। क्या मेडिकेशन करनी है, मेडिसिन फॉर्म में लेनी है, या कहा जाता था ना कि लहसुन का जो पानी है वो लगाने से? जी बिल्कुल। अच्छा, वो लगाने से कैसे नेल्स जो है वो अच्छे हो सकते हैं? क्योंकि हमारे नेल्स वगैरह में वो लहसुन के पानी में भी आयरन, जिंक वगैरह होता है, तो वो हमारी बॉडी को, हमारे नेल्स को उनकी प्रॉपर प्रोटीन वगैरह मिल जाती है, तो वो भी होता है। अच्छा, आप कुछ बताने लगी थी कि क्या खाया जाए या जैसे लहसुन का पानी है वो लगाया जाए तो नेल्स अच्छे हो जाएंगे, लेकिन खाया क्या जाए? सबसे बेस्ट तो फ्लैक्स सीड्स, वो इतने कोई कॉस्टली नहीं होते, और सनफ्लावर सीड्स भी इतने कॉस्टली नहीं होते, बट आप वो राइट टाइम क्या है अगर आपने सीड खाने हैं तो क्या रात को सोते हुए? मॉर्निंग में उठते ही? जी। क्या पानी में डाल के खाने हैं, भिगो के खाने हैं, या वैसे आप भिगो के खाने हैं, बट आप उसको, अगर आपको उसमें कोई इरिटेशन वगैरह हो रही है तो आप उसको कर्ड में भी लेके कर सकते हैं,
और फ्रूट्स वगैरह में कट कर जिस टाइम आप अगर आप आफ्टरनून में फ्रूट इनटेक कर रहे हैं तो आप उसमें भी वो डाल के स्प्रिंकल करके आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं फ्लेक्स सीड की, जी जी यानी कि जो अलसी के जी, बीज जी, होते हैं बिल्कुल। उनकी, वो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वीडियोस भी वायरल होती हैं कि उनकी एक वो लिक्विड सा बना जी, जी, के जेल जेल बना के उसको फेस पे लगाएं या बालों पे लगाएं, तो क्या वाकई में लगाने से भी फर्क पड़ता है हाँ या जी। खाना ही हल है? नहीं नहीं, बिल्कुल आप लगा भी सकते हैं उसको और खा भी सकते हैं उसको। आप उसको अपने हैंड्स पे ज्यादा फायदा किसका, खाने का या लगाने का? खाने से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं सप्लीमेंट्स पे मैं लाजमी बात करूंगी क्योंकि सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। जी जी। अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छा आपको रिजल्ट मिले तो जो अच्छी कंपनीज हैं उनके सप्लीमेंट्स सस्ते नहीं हैं, लेकिन हम सप्लीमेंट पे जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ऐसी कौन सी सादा ग़िज़ा है जो हमने अपनी ज़िंदगी में ऐड करनी है जिसकी वजह से हमें जो बेशुमार मसाइल का सामना रहता है उनको कंट्रोल करें? लेकिन हम चलते हैं, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इरम हसन साहिबा ने जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके जानिब चलते हैं और उनसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं जो मैं करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा, जैसे कि हम बात भी आज मौसम के हवाले से ही करने जा रहे हैं और मौसम आज फिर से माशाल्लाह, मैं इस मौसम को खुशगवार ही कहूँगी क्योंकि इतनी गर्मी के बाद जब ऐसा मौसम नसीब हुआ है तो इसको जहमत नहीं, एक रहमत ही हमें समझना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि इस मौसम में मानसून में हमें जोड़ों और पट्ठों का जो है वो अक्सर मसला रहता है, टांगों में दर्द रहती है, जो दर्दें कभी बचपन में चोटें लगी थी वो भी अब निकल आती हैं, तो हमें क्या करना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मौसम के हिसाब से हमें इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए थी बिकॉज इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। आपको पता है जब बारिश का मौसम होता है तो वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है जिसकी वजह से जो है हमारे पट्टों का खिंचाव बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो आपको फॉर एग्जांपल चोट लग रही है। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आपके माइक का इशू आ रहा है, तो हम वापस इनके पास आएंगे और यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं रुबैका की जानिब। रुबैका, जैसे मौसम का जिक्र किया इरम ने, अच्छा मौसम जैसे ही अच्छा होता है, हवा चलनी शुरू होती है, बारिश का मौसम होता है तो हम पकौड़ों की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ को देखें और हेल्दी कोई चीज़ खाना चाहें तो वो क्या खाई जा सकती है? आप इसमें एग इनटेक कर सकते हैं और अगर आपका बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा है ये सारी चीज़ें फ्राई कर, तो आप उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें। आप उसको यानी कि पकोड़े खाएं लेकिन आप कंट्रोल उसको करके खाएं। डीप फ्राई ना करें, ऑयल में ज़्यादा डीप फ्राई ना करें। आप उसको एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं। आप उसको डीप फ्राई करेंगे तो फिर आपको पता है उसका कंटेंट हाई बढ़ जाता है, फिर वो जंक एयर फूड। फ्रायर तो सबके पास नहीं है और डीप फ्राई किए बगैर चीज़ कच्ची रहेगी, फिर क्या किया जाए? फिर उसका यही हल है कि आप उसको पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें। आप खाएं बट कम अमाउंट में खाएं। कम अमाउंट में खाएं जी जी, लेकिन खा लें। हाँ जी। कितनी अच्छी डॉक्टर है ना, पकोड़ों से भी नहीं मना किया हमने। बिल्कुल ठीक है, हम इरम की तरफ चलते हैं और मैं ये उनसे सवाल करूँगी, वही जो बात कंटिन्यू हो रही थी कि इस मौसम में जो है वो किस तरह से हमने अपनी डाइट को या किस तरह से हमने अपनी एक्सरसाइज को ऐड ऑन करना है ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर कर सकें। जी इरम। जी मिस, मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि अभी मौसम चल रहा है कोल्ड वेदर, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है तो उसमें हमारे पट्टों का खिंचाव जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारी एक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हमारा जो चलना फिरना कम हो जाता है, हम थोड़े से सुस्त हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है वो हमें मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक आप कह रही थी कि दर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिछले 5 साल में अगर आपको कोई चोट लग रही है तो वो दर्द भी उसी वजह से होता है, उसी टाइम हमको फील हो रहा होता है। उसमें ये होता है कि हमारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, उसकी वजह से हमारी मसल्स में हमारे खून की गर्दिश जो होती है ना वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको पुराना दर्द भी जो है ना वो फील हो रहा होता है। अच्छा, तो करना क्या है हमें इसमें? जो है आपको हीट अप रखना है अपनी बॉडी को। उसमें आप सुबह सुबह कोई जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जॉइंट्स की या फिर जो आपकी मसल्स हैं उनकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी खून की गर्दिश जो है ना वो आपका फ्लो रुके ना और आपकी बॉडी में जो है वो पेन कम
फील हो। और सेकंड आपने करना ये है कि आप कोई हीट पैक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं जॉइंट में आपको पेन हो रहा है या आपको लग रहा है आपके मसल्स की जो है वो आप सोरनेस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा 10 मिनट की आपको अपने पट्ठों के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए हीट यूज़ करनी है। और उसके बाद जो है आपने हल्की सी उस जॉइंट की या उस पट्ठों की जो एक्सरसाइज होती है वो आपको डेली बेस पे करनी चाहिए। अच्छा, एक्सरसाइज हमें क्या, हम नेट से खुद ही ढूंढ लेंगे किस चीज़ की क्या एक्सरसाइजेज हैं? मेजर चीज़ें जो हैं हमारी बैक हैं या हमारे नी हैं, यही जो है पाकिस्तान में जो एक हर घर का जो मसला है वो यही है। तो अगर आप कोई आसान सी 2-3 हमें बता दें कि ये कुछ कर लें सुबह उठते ही, जी ताकि बिल्कुल मैक्सिमम जो लोगों तक मैसेज कन्वे हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने मुझे जो बताया कि हमारा नी का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है। नी में हमारा जो है वो जेनेटिकली बहुत चीज़ें ये देखने को आ रही हैं और पाकिस्तान में इसकी रेशो देखी जाए तो ये बहुत ज़्यादा है। बिकॉज जेनेटिकली अथराइटिस जो है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और इस मौसम में अथराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये एक्सरसाइज और ये हीट अप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके जॉइंट्स के लिए। आप लोग नी की एक नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन आप कोई एक्सरसाइज देख सकते हो नेट से, बट आपने उसको फॉलो अप अपने किसी डॉक्टर से पूछ के फिर आपने फॉलो अप करना है। क्योंकि होता ये है कि हम नेट से देख के कुछ एक्सरसाइज खुद से कर रहे होते हैं, बट वो आपके लिए आपका जो नी का इशू है, अगर एक नॉर्मल पेशेंट है, बंदा है जो अपनी नॉर्मल रूटीन में नी की एक्सरसाइज कर रहा है वो तो कर सकता है, बट आपको अगर अथराइटिस है या नी का कोई इशू है या कोई फ्रैक्चर है, उसके लिए फिर आपको प्रॉपर अपने एक फिजियोथेरेपिस्ट से गाइडलाइन ले के आपको वो एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नी के लिए मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताऊंगी। आपने नी के नीचे कोई फोम रोलर या घरेलू अगर मैं कुछ बताऊं तो आप तकिया यूज़ कर सकते हैं, वो रख के आपने उस पर प्रेस करना है, ठीक है। और 10 सेकंड और 10 तक आपने काउंट करके फिर उसको छोड़ देना है, रिलैक्स। और इसी तरह आपने ये 10 रेपिटेशन में रिपीट करना है। दिस इज़ बेस्ट फॉर योर नी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब कोई फ्रैक्चर होता है और उसे कहा जाता है हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो क्या वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता? जी जी, उसकी एहतियात करनी ज़रूरी है? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फ्रैक्चर जो है वो कोई भी टाइप का हो वो बहुत ख़तरनाक होता है, उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रिवेंशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका डॉक्टर जो है आपको रेस्ट रेकमेंड करता है, बट होता ये है कि हमारे मुल्क में या वैसे भी कॉमन लोग होते हैं, अगर उनका 2.5 महीने का टाइम है तो वो 2 महीने बाद अगर उनकी रिकवरी हो भी जाती है तो वो चलना फिरना या कुछ ऐसी एक्टिविटी जो उनको डॉक्टर ने मना की होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए आपको, जो है वो आपके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक जो है ना अपनी डेली बेसिस पे वो अपनी जो रूटीन वर्क है, री एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो आपने चलना फिरना उस लिहाज से उस टाइम पीरियड पे है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि आजकल एक बहुत मसला ये भी देखने में आ रहा है कि कंप्लेन, अगर मैं सादा आसान अल्फाज में कहूँ कि अगर आपकी कोई नी की हड्डी है या अगर आपके पाँव का कोई मसला है तो हड्डी जो है अपनी जगह से थोड़ी सी उसमें उभार आना शुरू हो जाता है या बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है या ऊपर गुठली जो है वो नमूदार होती है। ये किस चीज़ का साइन है? ये सबसे पहले इसमें होता ये है कि जो हमारी बॉडी है ना उसमें हमारा जो विटामिन डी लेवल है, सबसे पहले हमें उसको मैयर करवाना चाहिए। हमें देखना चाहिए अपना टेस्ट कि हमारी रेंज क्या आ रही है। उसमें ये होता है कि इस पे एज जो है वो बहुत वेरी करती है। फॉर एग्जांपल हमारी आजकल की जनरेशन में अगर देखा जाए, पहले ये होता था 40+ जो है हमारी बोन की जनरेशन स्टार्ट होती थी। अब जो है हमारी जनरेशन में ये देखने को मिला है, फीमेल्स मेल इवन के बच्चों को भी इस चीज़ में जो है वो अकाउंट किया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो वीकनेस में चली जाती हैं। और उसके अलावा हम कुछ ऐसे पोस्चर या फिर हम ऐसी पोजीशन अपना लेते हैं जिसकी वजह से हमारी बोन्स की जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाती है। या फिर हम वर्टिब्रास की बात करें तो उसमें जो वर्टिब्रास में इशू आते हैं वो हमारा इसी वजह से स्टार्ट हो जाते हैं। बोन्स के साथ छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट बन जाते हैं जिसको हम बोन का बढ़ना, हड्डी का बढ़ना बेसिकली कहते हैं। अच्छा, तो उसकी पेन जो है वो बोन में ही फील होती है, ऐसा क्यों? उसकी पेन जो है वो बोन में इसलिए फील होती है। फॉर एग्जांपल हमारी नी है, नी में हमारा एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जब वो कम होने लगता है तो बोन जो है वो आपस में क्रॉस होती है, जिसकी वजह से आपका पेन जो है ना आपको बोन में ज़्यादा फील हो रहा है एज़ कम्पेयर बाकी जगह। बिल्कुल ठीक है। रुबैका की जानिब चलते हैं। रुबैका, आपके लिए सवाल जो है वो ये है कि
जैसे कि उन्होंने बताया कि हड्डियां कमज़ोर होती जा रही हैं, विटामिन जो हैं, कैल्शियम जो है, हमारी डाइट ऐसी नहीं है और सप्लीमेंट हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि एक्सपेंसिव है। तो क्या ऐसी सादा चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम कर लेनी है जिसकी वजह से ज़िंदगी आसान हो जाए? सबसे पहले तो अंडा, क्योंकि उसमें ना विटामिन B12 बहुत हाई अमाउंट में होता है, वो बेस्ट है। आप उसको बॉयल एग मॉर्निंग में ले सकते हो, उसके बाद आप दूध ले सकते हो, दूध में कैल्शियम आयरन है। उसके बाद आप दही ले सकते हैं, दही भी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम है। उसके बाद आप पालक, मेथी, ये तो इजीली अवेलेबल है। और आजकल आपको पता है सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं, वाटरमेलन है, इसमें हाई फाइबर है। और आप कीवी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप फिशेस की तरफ जा सकते हैं और उसके आपने स्मॉल साइज लेना है, पोर्शन कंट्रोल करना है। और अच्छा, आपने ग्रीन वेजिटेबल्स की बात की। जी। अगर किडनी पेशेंट की बात की जाए या जिनके गॉल ब्लैडर का मसला होता है, पित्ता रिमूव किया गया होता है, उनको ग्रीन वेजिटेबल्स सूट नहीं करती बल्कि मना भी किया जाता है, तो फिर वो क्या करें? उनको हम लोग प्रोटीन देंगे, हम उनको चिकन प्रोटीन दे सकते हैं बट स्मॉल अमाउंट में। अच्छा, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है उनको ये भी बहुत मसला रहता है कि खाना डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो क्या ऐसी कुछ चीज़ वो खाने के साथ खा सकते हैं जो ज़्यादा जो है उनका खाना हजम जो है वो ज़्यादा जल्दी हो जाए? वो बेसिकली दही का यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है दही डाइजेशन में जल्दी हेल्प आउट करती है। तो वो खाने के साथ दही और सैलिड, कुकम्बर, ये सारी चीज़ें। सैलिड तो उनकी डाइट में मस्ट होना चाहिए, सैलिड से डाइजेशन जल्दी हो जाती है तो वो इजीली फिर डाइजेस्ट। अच्छा, दही क्या हमने चीनी डाल के खाना? नहीं, ढेर सारी चीनी डालनी है और फिर दही खाना? नहीं, चीनी डाल के नहीं, विदाउट शुगर। शुगर की वजह से आपको पता है आजकल वैसे भी अदर डिजीजेस इतनी हो रही हैं, तो शुगर नहीं, विदाउट शुगर। अच्छा, अब चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? अगर ख़ास तौर पे कोई जैसे ऑर्थराइटिस का मसला है या बोन्स का मसला है, तो क्या हमें चावल खाने चाहिए या रोटी खानी चाहिए? रोटी खानी चाहिए, हमें होल व्हीट रोटी खानी चाहिए। बट अगर आप बहुत ज़्यादा ही आपको उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप बॉयल राइस की तरफ से आ सकते हैं, बट स्मॉल अमाउंट में उसको ले सकते हैं। अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे PMOS की और PCOS की जी, तो उसके लिए डाइट क्या आपने बताई और एक्सरसाइज भी आप बताएंगी और एक्सरसाइज डिटेल में मैं पूछूंगी फिर इरम साहिबा से। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह के जो लाइफस्टाइल किस तरह का कैरी करना है? लाइफस्टाइल हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करनी चाहिए और वॉक 30 to 35 मिनट्स रेगुलर। अच्छा, क्या वॉक करना तमाम चीज़ों का हल हो सकता है? बेसिकली यस। जी। इरम, क्या वॉक करना तमाम चीज़ों का हल हो सकता है? अगर आपके मसल्स वीक हैं, आपकी बोन्स वीक हैं, आपसे चला नहीं जाता, घुटने जाम है, तो क्या वॉक कर लेना इनफ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पेशेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं अगर उनको कोई भी बॉडी पेन हो रहा है तो वो रेस्ट से ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ ऐसे पेन या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आपका वॉक करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। फॉर एग्जांपल, आपको नी का इशू है या फिर बैक का इशू है, उसमें अगर आप या आपको कोई ऐसा पेन जो आपको 30 मिनट से अबव जा रहा हो और अर्ली मॉर्निंग जिसमें आप अभी उठते हो और हम समझते हैं कि अभी उठे हैं, अभी कोई एक्टिविटी भी नहीं की हमने, जबकि हमें पेन हो रहा है, तो ये क्या रीज़न हो सकती है? तो इसमें हम लोग बेड रेस्ट पे चले जाते हैं कुछ, तो ये बहुत गलत है। उसमें ये होता ये है कि आपके जो मसल्स हैं वो इनएक्टिव और ज़्यादा हो जाते हैं, वो और ज़्यादा सोरनेस की तरफ चले जाते हैं। इसमें आपको एटलीस्ट कोई भी पेशेंट हो या फिर हम नॉर्मल रूटीन का भी देखें तो हमें एटलीस्ट 20 मिनट्स की वॉक करनी चाहिए। उससे होगा ये कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो वार्म अप हो जाती है और उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करती चलूँ तो इसमें होता ये है कि हमारा जो काफ मसल है वो हमारा सेकेंड मेडिकली मिनी हार्ट कहा जाता है उसको। हमारा हार्ट का जो ब्लड है वो सर्कुलेट होके काफ मसल्स तक जाके वापस हमारे जो है हार्ट में पंप करता है। अगर हम अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, थोड़ा सा वॉक करेंगे, जिससे हमारी जो नर्व्स हैं या फिर हमारी ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ होगी, हमारी मसल्स ऑक्सीजन, और आपको पता है सुबह की वॉक ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो वॉक ही हर चीज़ का बेसिकली इलाज है। अगर हम खुद को एक्टिव और तवानाई के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो वॉक को लाजमी ज़िंदगी में ऐड करें।
अच्छा, वो कौन सी पेन हैं जिनमें रेस्ट करना है, और वो कौन सी किस टाइप की पेन होती है जिसमें आपने वॉक करनी है, एक्टिविटीज़ में रहना है ताकि कोई मसला ना बन सके? जी, अच्छा, इसमें जिनमें हमें रेस्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कमर का दर्द है, आपको फील हो रहा है, आपने पहले उसकी असेसमेंट करवानी है। हो सकता है कि वो किसी फ्रैक्चर की वजह से आपको पेन हो, तो फ्रैक्चर के बाद जो है वो आपको बेड रेस्ट डॉक्टर बताता है महीने का, 2 महीने का, अगर इन केस आप सर्जरी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और अगर सर्जरी नहीं है तो उसमें लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो है वो बैक का पेन है तो विद इन 7 डेज इनफ फॉर रेस्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग रेस्ट में जा रहे होते हैं, ये फिर उसमें आपके मसल्स जो है ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जो काम आपको पता है, हमारी बैक में बेसिकली जो हमारा रोल होता है वो हमारे कोर मसल्स का होता है, बैक के मसल्स का होता है, जो हमारी पूरी बॉडी को डील कर रहे होते हैं। वहीं से हमारी सर्कुलेशन और पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अगर आप वॉक नहीं करेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं उस 7 दिनों के बाद, तो आपके वो मसल्स जो है ना वो खुद ब खुद इनएक्टिव, उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तो वो और आपको बेड सोर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स बेसिकली कहते हैं। और ये इतने डेंजरस होते हैं कि अगर आप 1 महीने तक नहीं चलते फिरते तो ये बहुत रियल कंडीशन में चले जाते हैं, और इनके लिए फिर आपको फर्दर या तो ड्राई नीडलिंग की ज़रूरत होती है या फिर एंड ऑफ स्टेज आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, ये भी बताइएगा, जैसे हमें रुबैका ने बताया कि पीसीओज और पीएमओज जो है एक्सरसाइज के थ्रू या थेरेपीज़ के थ्रू भी जो है ओवरकम किया जा सकता है, तो क्या ऐसी कोई थेरेपीज़ हैं? जी बिल्कुल, ऐसी थेरेपी है। बेसिकली हाँ, पीसीओज जो है ना वो डिफरेंट डिजीज़ या डिफरेंट उनकी डीडी की तरफ अगर हम जाएं तो वजह होती है, रीजंस होती हैं। जेनेटिकली भी कुछ लोगों को ये इशू होता है, और आजकल जो हमारी जनरेशन है जिनमें ये मोस्ट कॉमन इशू देखा जा रहा है वो है फास्ट फूड। फास्ट फूड की वजह से जो है उनकी डाइट ख़राब होती है, उनका वेट इंक्रीज़ होता है और उनका जो है पीसीओएस का इशू आ जाता है। इसको मैनेज हमने ऐसे करना है कि सबसे पहले हमने अपनी डाइट अच्छी करनी है, और उसके बाद हमने नॉर्मल जो हमारी बॉडी की रिक्वायर है एक्सरसाइज की वो स्टार्ट करनी है। जब हम वो स्टार्ट करेंगे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा, आपकी डाइट अच्छी होगी, और साथ में फिर ऐसी कुछ स्पेसिकली एक्सरसाइज होती हैं जो रिलेटेड टू पीसीओस होती हैं। अगर आपने बैक की एक्सरसाइज की, कुछ ऐसी होती हैं आपने अब्डोमेन की एक्सरसाइज की, उससे आपके मसल्स जो हैं वो सकड़ना शुरू हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे जाना स्टार्ट होते हैं। जब वो अपनी जगह पे चले जाएंगे तो आपकी चर्बी जो है ना वो रिलीज़ हो रहती है, उसमें आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, तो जिसकी वजह से आपका ये जो आपका इशू है पीसीओस का ये हल हो सकता है। इसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल होता है। बिल्कुल ठीक है, रुबैका की तरफ चलते हैं। रुबैका, ये बताइएगा कि क्या पीसीओस जो मोटे इंसान में ही इसकी जो अलामात है वो नमूदार होती हैं, या जिनका वेट कम है और अपने तौर पे वो हेल्दी लाइफ जी रहे हैं उनमें भी ये मसला होता है? जी बिल्कुल, ये ज़रूरी नहीं कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है उन्हीं में हो, ये जिनका वेट कम है उनमें भी ये इशू आ सकता है। अच्छा, जिनका वेट ज़्यादा है उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं, और जिनका वेट ठीक है, फिट है, स्मार्ट है, उनमें सिम्टम्स कैसे होते हैं? सिम्टम बेसिकली इनका यही होता है कि जिनका वेट ज़्यादा है उनका वेट और ज़्यादा होने लग जाता है, और उनकी फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं चिन एरिया पे, और इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, और इनमें एंजाइटी लेवल भी बहुत हाई हो जाता है, और इसमें फटीग बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिनका वेट आप कह रही हैं कम है, उनमें हमें कैसे पता चलेगा? उसमें भी सेम यही होता है, जिनका वेट कम है उसमें जब उनको पीसीओएस होना स्टार्ट होता है तो उनका वेट गेन अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। और एब्डोमेन एरिया पे ज़्यादा वेट होता है, तो जब एब्डोमेन एरिया में आपका वेट ज़्यादा होता है तो इसका मीन्स है कि आप पीसीओएस की तरफ जा रहे हैं। तो आप उसको जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं, ये डाइट से भी रिकवर हो सकती है और ये एक्सरसाइज के थ्रू भी रिकवर हो सकती है। अच्छा, ज़हनी दबाव की वजह से पीसीओएस का मसला बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, स्ट्रेस की वजह से? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को स्ट्रेस बार बार हो रहा है जी। उसको भी पीसीओएस का मसला शुरू हो सकता है, या पीसीओएस पहले होता है, स्ट्रेस बाद में? नहीं, पहले आपकी बॉडी आपको साइंस एंड सिम्टम्स दे रही होती है कि आप इसको कवर कर लें, बट जब आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाते तो वो फिर डेंजरस लेवल की तरफ चला जाता है। बिल्कुल ठीक है, इरम की तरफ चलते हैं और उनसे मैं ये सवाल करूँगी कि जैसे आपने बताया कि पीसीओएस की जो है एक्सरसाइजेज हैं, अगर एक्सरसाइजेज ना की जाएं वैसे ही कंट्रोल किया जा सकता है?
जी बिल्कुल, इसमें फिर सबसे पहले जो आपका होगा वो डाइट होगा, डाइट के थ्रू आप इसको, और सेकंड थिंग, हम अगर आप बहुत हैवी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे तो आप फिर इसको मॉडिफाई करके योगा की तरफ जा सकते हैं। इसमें आप योगा को जो है वो अपना डेली रूटीन वर्क, क्योंकि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी से कुछ जो है आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये बहुत जो है वो ट्रीट हो जाए। तो इसमें आपको एक्सरसाइज या फिर योगा में से कोई एक चॉइस रखनी होती है विद आपके डाइट, तो ये चीज़ हल हो सकती है विदाउट मेडिसिन। अच्छा, जो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए कोई थेरेपी है कि आप जो घर बैठे आराम से आपको फील हो रहा है या आपको सर दर्द हो रहा है? जी बिल्कुल, इसमें आप स्ट्रेस का अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा अहम रोल है हमारी लाइफ में। स्ट्रेस में होता ये है कि हमारा जो कोर्टिसोल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और जब वो इंक्रीज़ होता है ना, तब हमारा स्ट्रेस लेवल भी इंक्रीज़ होता है, और उसमें हमारी बॉडी जो है हमारे ब्रेन को सिग्नल्स दे रही होती है कि आपने उसमें हमारे जो मसल्स की जो एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है, वो सप्रेस हो जाती है, और हमारी एंजाइटी जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को सांस लेने में मसला होता है, कुछ लोगों को जो है वो घबराहट फील होती है, तो उसके लिए प्रॉपर एक एक्सरसाइज है, जैसे हम नेक की स्ट्रेचिंग कहते हैं, स्ट्रेंथिंग, उससे जो है वो स्ट्रेस का लेवल जो वो डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको घबराहट फील हो रही है, आपको एंजाइटी फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेस में हो, और आपके जो ये कंधे हैं ये भारी हो रहे हैं, तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है, आपने अपना हैंड जो वो बैक पे लेके जाना है और आपने इसको प्रेस करना है, और प्रेस करके आपने 10 सेकंड जो है वहाँ पे होल्ड करना है, और 10 सेकंड आपने 10 तक काउंट करना है, फिर आपने उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है। आप फील करेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो 90 में से जो 100 में से 90% उसी वक्त रिलीज होता है, और आपने ये रेपिटेशन 10 टाइम्स जो है वो कंटिन्यू करनी है। इसी तरह आपने फॉरवर्ड माथे पे हाथ रख के फिर उसको प्रेस करना है, तो ये भी आपने 10 टाइम, इसी तरह आपने लेफ्ट और राइट जो है ना, ये एक्सरसाइज स्ट्रेस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अच्छा, क्योंकि बात जैसे अगर मौसम की जाए, अगर कोई फिसल के गिरता है तो उसके लिए क्या थेरेपी कोई और किस्म की होती है, और उसकी क्या चोटें कितनी शिद्दत की होती है? जी अच्छा, इसमें जो आजकल का मौसम है, अगर उसमें देखा जाए, अगर कोई फिसल के गिर रहा है तो उसमें 2 रीजंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को जो है वो फ्रैक्चर आ जाता है। आपको पता है फ्रैक्चर का प्रोटोकॉल जो होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 to 2 मंथ जो है वो जाते ही है। बट इसमें जो मेन, अगर आपको किसी चीज़ का, किसी मसल का स्ट्रेन आ रहा है, कोई टीयर हो रहा है, कोई लिगामेंट टीयर हो रहा है, तो उसमें आपको स्ट्रेस के साथ जो उसके साथ रेस्ट के साथ जो है ना, वो आपको एक इलेक्ट्रोथेरेपी का प्रोटोकॉल दिया जाता है, वो आपको फॉलो करना होता। और अगर किसी को मिनिमम चोट आती है तो उसमें एक फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं राइस का। राइस में आर जो है वो रेस्ट हो जाता है, आई से जो है वो आपने डेली रूटीन, और उसमें कंप्रेशन, और इसमें ये होता है कि फिर आपको रेस्ट के साथ कुछ ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका काफ का कोई टीयर आया है, या फिर लेग का कोई फ्रैक्चर हुआ है, या फ्रैक्चर स्ट्रेन हुआ है, तो उसमें आप अंडर नी जो है वो पीलो यूज़ करते हैं एलिवेशन के लिए, ताकि उससे होगा ये कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होगी, और वो आपका ब्लड फ्लो जो है ना वो ज़्यादा होता है, और उसमें आपका मसल्स का जो रिकवरी है विद इन 1 वीक हो जाती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो जब सो के उठते हैं तो कई लोगों के मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं, पट्टे अकड़े होते हैं, हिला नहीं जा रहा होता, तो ऐसे लोग क्या करें? जी बिल्कुल, पहले भी मैं आपको ये इस बात पे बता चुकी हूँ। जो पेशेंट्स सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, और अगर उनको लग रहा है कि उनका पेन जो है वो 30 मिनट से अबव जा रहा है, इट्स मीन कि ये आपके लिए बहुत डेंजरस है। इसमें आपकी बॉडी जो है ना वो कोई ना कोई उसमें इनएक्टिविटी या कोई ना कोई डिफॉल्ट आ रहा है। वो आपके मसल्स का है, लिगामेंट का है, या फिर नी का इशू है, या फिर कुछ डिफरेंट डिजीज़ होती है, जैसे अर्थराइटिस होता है, वो स्टार्ट हो रहा होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले असेसमेंट करानी चाहिए, या फिर अगर एक नॉर्मल बंदा है जिसका कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया, ठीक है, उसमें ये हो सकता है आयरन की कमी की वजह से आपके साथ ये हो रहा हो, तो वो चीज़ें आपको मल्टीविटामिन जो है ना वो यूज़ करने चाहिए। विटामिन डी की मेजरमेंट अपनी बॉडी में ज़रूर रखें, क्योंकि ये बहुत बहुत अहम रोल आपकी बॉडी में प्ले करती है। और सुबह उठते ही अगर आपका कुछ भी इसमें से पॉजिटिव
पॉजिटिव नहीं आ रहा, फिर भी आपको पेन आ रहा है, तो फिर आपने जो है डेली बेस जो हमारी नॉर्मल रेंज ऑफ मोशंस होती हैं वो एक्सरसाइज आप 2 to 3 मिनट्स जो है ना वो कर लें बॉडी में, तो इंशाल्लाह ये चीज़ जो है वो सेट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, रुबैका की जानिब चलते हैं। रुबैका, जल्दी से ये बता दें कि वो कौन कौन सी ग़िज़ा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस मौसम में मानसून में ख़ास तौर पे अवॉइड करनी है। इसमें हमें ज़्यादातर जो फ्राइड आइटम्स हैं वो अवॉइड करने हैं। अभी तो रुबैका आपने कहा कि बारिश हो तो पकोड़े खा सकते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा उसको जंक फूड वगैरह नहीं उसको लेना। और इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट के अलावा फ्रूट्स होते हैं उनको भी आपने अवॉइड करना है। और आपने जो अपनी डाइट में ऐड करना है वो हाई फाइबर डाइट आपने लेनी है। और आजकल आपको वो नेम सुना होगा आपने, गूंद कतीरा, उसको आपने बिल्कुल भी मानसून के मौसम में नहीं लेना। जबकि कहते हैं कि वो समर्स में बहुत अच्छा है, बट गूंद कतीरा मानसून में आपने नहीं लेना, क्योंकि उससे आपको स्ट्रोक होने का, हार्ट स्ट्रोक होने का इशू हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम चलेंगे इरम की जानिब। और इरम, लास्ट में आप क्या सबको मैसेज करना चाहेंगी कि इस मौसम में मानसून में अगर कोई फिसल जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो घर पे ही रहते हुए फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको बताती चलूँ कि जब ये ऐसा मौसम होता है तो अम्ब्रेला हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, उससे आपका पोस्चर्स जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब होता है। उसमें होता ये है कि अगर रेनी कोट, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, हम लोग कोट जो है ना वो अपने कंधे के एक साइड जो है वो लटका लेते हैं। दिस इज़ फॉर नॉट गुड। इसमें ये होता है आपके शोल्डर्स जो है ना वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ लोगों का बैलेंस का इशू बन जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें चक्कर आ रहे हैं या गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं अपने बुज़ुर्गों की बात करूं तो इस चीज़ को वो थोड़ा सा लाइट ना लें। अगर उनको चक्कर या इस तरह का कुछ फील हो रहा है तो वो डेफिनेटली फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अपनी बैलेंस ट्रेनिंग की कुछ एक्सरसाइज हैं उनको रिपीट करें, ताकि अगर इस तरह के मौसम में अगर उनको घर से बाहर निकलना भी पड़े तो उनके लिए कोई गिरने के चांसेस ना हो, चोट ना लगे उनको। और जो हमारी बाकी जनरेशन है उनके लिए ये है कि अगर वो अम्ब्रेला यूज़ भी कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने अपने पोस्चर्स को जो है ना वो बहुत रखना है। उसमें अपने कंधे जो है ज़्यादा आगे नहीं लेके जाने, क्योंकि हम लोग जब अम्ब्रेला यूज़ करते हैं थोड़ा राउंड होके ये झुक के चलते हैं, तो उस चीज़ को आपने देखना है, उसको जो है आपने सीरियस लेना है। इससे होता ये है कि स्पाइन की बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं या इंजरी हैं, जैसे वर्टिब्रास में इशू आ रहे हैं या गैप कम हो रहा है, तो ये चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रेन में कहीं भी बाहर निकल रहे हो तो आपने अपनी सेफ्टी के लिए इन चीज़ों को, इन प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरम हसन हमारे साथ मौजूद थी, फिजियोथेरेपिस्ट है। उन्होंने बताया कि इस मौसम में किस तरह आपने बच के चलना है, लेकिन एहतियात लाजमी करनी है। डॉक्टर रुबैका जॉर्ज हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उन्होंने हमें बताया कि अपनी न्यूट्रिशनिस्ट वैल्यूज़ को किस तरह हमने मेनटेन रखना है, क्या चीज़ें ऐड ऑन करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, ताकि आप किसी बड़े मसले से बच सकें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।